हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारे एसएससी सीरीज़ को और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 10 ऑफ द एसएससी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो और भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो, और साथ में इस ईयर में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके और फेज़ 12 जो हुआ है उसके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन विच ईयर हैज़ द इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस साल का जो यहाँ पे SSC के एग्ज़ाम्स थे, यहाँ पे एशियन गेम्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, चाहे वो CHSL हो या फिर फेज़ 12 हो, तो आगे भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एशियन गेम्स को जो है ना इंडिया में सबसे पहली बार होस्ट किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। थोड़ा और डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एशियन गेम्स होता क्या है। इट इज़ एन कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 years अमॉन्ग एथलीट्स ऑल ओवर फ्रॉम एशिया। तो फ्रेंड्स, एशिया के सारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसको हर कितने सालों में मनाया जाता है, इसको हर 4 साल में यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ये एक कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एवरी 4 year इसे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इंडिया हैज़ होस्टेड द एशियन गेम्स ट्वाइस। तो यहाँ पे इंडिया ने जो है 2 बार होस्ट किया एशियन गेम को, एक 1951 में और एक 1982 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ गेम्स विच टुक प्लेस इन 1951 वॉज होस्टेड बाय इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये एशियन गेम की शुरुआत भी जो है ना ये 1951 में ही हुई है और जो पहला एडिशन था वो इंडिया में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1951 और 1982 ये 2 ईयर हैं जब इंडिया ने इसे होस्ट किया। साथ में फ्रेंड्स, इस साल ये क्वेश्चन आया था, देखिए, द एशियन गेम्स इज़ ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछा गया था। एशियन गेम्स को फ्रेंड्स यहाँ पे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द गेम्स आर ऑर्गेनाइज बाई ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये इस यहाँ पे एशियन गेम्स को कंडक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, द 19th एडिशन वॉज हेल्ड इन हैंगजू चाइना फ्रॉम 10 to 25 सितंबर 2022। तो फ्रेंड्स, इसका जो यहाँ पे रिसेंट एडिशन है ये 19th एडिशन है जो कि 2022 में हुआ था। कहाँ पर? हैंगजू चाइना में। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर 4 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे एशियन गेम्स होगा ये 2026 में कंडक्ट किया जाएगा और ये होने वाला है इसका 20th एडिशन जो कि एची और नगोया जापान में कंडक्ट किया जाने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे एशियन गेम्स होगा 2026 में जापान में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एशियन गेम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं SSC की, यहाँ पे डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था इस बार कि इसे और क्या नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ये पहली बार इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था। तो 1951 में इसे कंडक्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो यहाँ पर देखिए, पावर टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप हमारे इंडिया में जो होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविज़न रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही यहाँ पर रेगुलेट करती है। द यूनिक पावर ऑफ पार्लियामेंट इज मैंशन इन आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये जो पावर है रेगुलेट करने की राइट टू सिटीजनशिप को, ये दिया गया है आर्टिकल 11 में। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट इनैक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट इन 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है फ्रेंड्स, इसको इनैक्ट किया गया है 1955 में, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। साथ में बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ये क्या होता है? ये हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है हमारे इंडिया का, हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश किया गया है? इसको 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए करंट चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। DY चंद्रचूड़ ये करंट चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के। तो
तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कब इसको स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे ये हो गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहद कथा कोश। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये बुक है जिसका नाम है बृहद कथा कोश, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बृहद कथा कोश ये जो बुक है ना, इसको लिखी गई है यहाँ पे हरि सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो देखिए, हरि सेन जो कि कोर्ट पोएट थे फ्रेंड्स किंग समुद्रगुप्त के टाइम पे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं, इन्होंने ही लिखा था इस बुक को, बृहद कथा कोश को। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, किंग समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि विच एम्परर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, तो ये है किंग समुद्रगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बृहद कथा इज अ बुक रिटन बाय गुणाध्याय। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 बुक्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है बृहद कथा कोश जिसको लिखा गया है हरि सेन के द्वारा, एक बुक है बृहद कथा जिसको लिखा गया है गुणाध्याय के द्वारा। जो गुणाध्याय थे फ्रेंड्स, ये कौन थे, ये एक स्कॉलर थे, किसके कोर्ट में, सातवाहना किंग हाला के कोर्ट में ये एक स्कॉलर हुआ करते थे। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बृहद कथा, और बृहद कथा कोश बुक को लिखा गया है हरि सेन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बृहद कथा ये जो बुक है इसको लिखा गया है पैसाची लैंग्वेज में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, देखिए, लक्ष्मीधर वॉज द 19th सेंचुरी बंगाली ऑथर हु रोट अ बुक विद अ सिमिलर नेम कथा कोश। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपके लिए 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए। एक होता है बृहद कथा कोश जिसको हरि सेन ने लिखा है, बृहद कथा जिसको लिखा है गुणाध्याय ने, और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कथा कोशा ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर कौन थे फ्रेंड्स, ये 19th सेंचुरी के एक बंगाली ऑथर थे जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। साथ में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, गुणाध्याय जो थे ये कौन थे, स्कॉलर थे, किसके कोर्ट में, सातवाहना किंग हाला के कोर्ट में ये एक स्कॉलर हुआ करते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो लंगवीर नृत्य ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये फोक डांस है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड जो फोक डांसेस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, बरदा नाटी, चोलिया डांस, जागर्स, जोरा, भोटिया डांस, चांचेरी, छापेली, लांगवीर डांस, लांगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, रामोला, शोटिया ट्राइबल फोक डांस, थली जाडा और जैनता। तो ये सारे फ्रेंड्स फोक डांसेस हैं उत्तराखंड से। नेक्स्ट आपने ऑप्शन में देखा यहाँ पे हरियाणा, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, तो इनसे भी रिलेटेड जितने भी फोक डांसेस हैं उनको यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से फ्रेंड्स झूमर है, फाग है, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और गगोर। वही बात करें गुजरात की तो गुजरात से है गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरियन, भवाई। उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स यहाँ पे नौटंकी और रासलीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं, कजरी, झोरा, छापेली और जैता। ये सारे फोक डांसेस हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे फोक डांसेस हो गए कुछ स्टेट्स के। आगे आने वाले वीडियोस में हम जितने भी बचे और जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स ये सीरीज़ जो है ना कंटिन्यूसली देख लेना है, और अभी तक हमने जो यहाँ पे 10 सेट अपलोड किए हैं उनको आप कंप्लीटली देख लें, क्योंकि हमने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी, तो जो भी ये वीडियो आता है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हर एक एग्जाम के कवर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियोइड इज़ द डैश ऑफ अर्थ। तो जियोइड ये क्या होता है अर्थ का, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जियोइड जो है ना ये शेप होता है अर्थ का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जो शेप है अर्थ का ये पोल्स के पास थोड़ा बेंड होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइटली बेंड होता है, तो इस शेप को जो है ना जियोइड के नाम से जाना जाता है। तो जियोइड जो है ये शेप होता है अर्थ का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द भतायली फोक म्यूजिक विच इज़ मोस्टली संग बाई फिशरमैन एसोसिएटेड। तो यहाँ पे भटियाली लोक संगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भटियाली जो फोक सॉन्ग है या फिर फोक म्यूज़िक है ये एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। इसके अलावा कुछ फोक डांसेस की बात करें वेस्ट बंगाल से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलकप डांस ये वेस्ट बंगाल का ही एक फोक डांस है। इसके अलावा यहाँ पे कीर्तन, नेक्स्ट कुशान गंभीरा, ये सारे यहाँ के कुछ यहाँ पे फेमस फोक डांसेस हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, उड़ीसा से बात करें तो देखिए उड़ीसा का जो फोक यहाँ पे क्लासिकल डांस है वो है उड़ीसी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, नॉट फोक डांस। केरला की बात करें तो फ्रेंड्स केरला से है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, और साथ में कथकली। तो ये दोनों हो गए क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। फ्रेंड्स आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर्य समाज, इसकी स्थापना की गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए कब फाउंड किया गया, तो इसको फाउंड किया गया है 10 अप्रैल 1875 को। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। इसको फाउंड किया गया है 1875 में, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पर, लोकेशन की अगर बात करी जाए तो फ्रेंड्स इसको बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो आर्य समाज है इसका मोटो क्या होता है, पर्पस क्या है, देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन वॉइस्ड फॉर कॉजेज लाइक विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। तो विडो रीमैरिज की बात करता है यहाँ पे आर्य समाज, इसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करता है आर्य समाज। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स एक और समाज है जो कि है ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मो समाज है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है, इसको राजा राम मोहन रॉय ने फाइंड किया है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया। रामकृष्ण मिशन, इसको स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया। तो ये तीनों याद रखिए, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दालेर मेहंदी इज़ प्राइमरली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग इन विच इंडियन लैंग्वेज। तो दलेर मेहंदी जो है मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज के ये फेमस सिंगर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया गया है और उनके ईयर दिए गए हैं, कब से ये कब तक था। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कंप्लीट लिस्ट भी प्रोवाइड की है सारे 5 ईयर प्लान्स की। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक था, और जो लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था ये 2012 से लेके 2017 तक था। तो यहाँ पे आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रेंड्स 1956 से लेके 61 तक था। तो आप देख सकते हैं 1956 से 61 तक था, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 61 से 66 तक था, तो ये भी बिल्कुल सही है, 61 से 66, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये 1969 से 74 तक था, बट यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल गलत है। आपसे करेक्टली मैच्ड पूछा है तो बोथ ए एंड बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। साथ में सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 51 से 56 के टाइम पर था, ये बात करता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला यहाँ पे 5 ईयर प्लान आया था वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स बात की गई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान में बात की गई थी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड के बारे में। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई थी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई थी इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवन्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई फ्रेंड्स मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एट्थ 5 ईयर प्लान बात करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। नेक्स्ट देखिए 10th 5 ईयर प्लान, तो इसमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की बात। 8th 5 ईयर प्लान 11th 5 ईयर प्लान जो था फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और वहीं पे 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थे टोटल 5 ईयर प्लान्स, जितने यहाँ पे 12 टोटल 5 ईयर प्लान्स थे जिसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये सारे जो 5 ईयर प्लान्स आप देख रहे हैं इसको फॉर्मुलेट कौन करते थे, और इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन ये देखता कौन है, इसको ओवरसी कौन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, राइट। प्लानिंग कमीशन, इसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, इसको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने
स्टैब्लिश किया था 1950 में। तो ये ओवरसी करता था कि ये जो 5 ईयर प्लान्स है ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये कैसे यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है। तो यहाँ पे 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया जो है फ्रेंड्स ये केरला में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनोसैकेराइड पहले होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ये 2 टाइप के होते हैं फर्दर, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। और वहीं पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो इसका यहाँ पे सब टाइप होता है पॉलीसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। वहीं मोनोसैकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से मोनोसैकेराइड हैं। तो देखिए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज फ्रेंड्स ये एक डाइसैकेराइड है। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है और ग्लूकोज अगेन मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पे ए एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेवा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कीरत कम्बू राय कम्युनिटी ऑफ। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो साकेवा है ये किस राज्य के किरात कम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो फ्रेंड्स इसको मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है कीरत कम्बू राय कम्युनिटी। ये लोग परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे साकेवा, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है और इसको भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साकेवा या फिर भूमि पूजा या फिर आप कह सकते हैं चांदी पूजा, ये सारे इसी के ही नेम्स हैं। कब मनाया जाता है, अप्रैल से मई के टाइम पे इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात करें सिक्किम के कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मनाया जाता है सोनम लोछार। इसके अलावा लोसार यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, साकेवा, नेक्स्ट सागा धावा, नेक्स्ट देखिए तामू लोचार। तो ये सारे फेस्टिवल्स हो गए सिक्किम के। और बात करें फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से आता है सुलांग, मोपिन, नेक्स्ट देखिए मोनपा, ये सारे यहाँ के फेस्टिवल्स हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो नागालैंड देखिए, नागालैंड से है फ्रेंड्स काफ़ी फेमस फेस्टिवल जो कि है हॉर्नबिल फेस्टिवल, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके अलावा मुआत्सू, मुआत्सू, ये दोनों नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं। मेघालय की बात कर लें, मेघालय से है फ्रेंड्स नोक्रेम, नोंगक्रेम और खासिस। ठीक है, तो ये दोनों फेस्टिवल्स मेघालय से हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं फ्रेंड्स। फर्दर हम और भी जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे आगे वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बिन डिक्लाइनिंग सिंस। तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट कब से आ रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट है इंडिया का पॉपुलेशन का, ये डिक्लाइन हो रहा है फ्रेंड्स सिंस 1981। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 आपको ईयर याद रखने हैं, 1921, 1951 और 1981। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1921 से लेकर 1951 ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी इंडिया की। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। बट फिर जब यहाँ पे 1951 से 1981 का टाइम आया तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये काफ़ी स्पीड हुई। ठीक है, यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा गया। इसके बाद 1981 से जो है यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है कब से डिक्लाइन हो रही है, तो ये डिक्लाइन हो रही है सिंस 1981। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT डैश रिसीव द पद्मश्री अवार्ड पॉस्टुमसली इन 2023। तो फ्रेंड्स देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष, आपको बताना है नाम,
इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। नाम बताना है आपको कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र चंद्र देबबर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम डैश टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग कहाँ से भारत के अन्य राज्य में पलायन कर गए थे। तो आपको बताना है किन इनमें से स्टेट्स, इनमें से कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लोग जो माइग्रेट हुए हैं ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से माइग्रेट हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। एज ऑफ 2011 उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वाइल महाराष्ट्र एंड दिल्ली वर द लार्जेस्ट रिसीवर स्टेट। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से जा रहे थे, उत्तर प्रदेश और बिहार से अदर स्टेट में जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग आ रहे थे, तो महाराष्ट्र और दिल्ली, ये दोनों ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मतलब माइग्रेट कर रहे थे वर्क के लिए। तो देखिए अराउंड 83 लाख रेसिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 63 लाख रेसिडेंट ऑफ बिहार हैड मूव्ड ईदर टेम्परली और परमानेंटली टू अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको देखिए नंबर्स भी दिए गए हैं। 83 लाख के अराउंड जो लोग हैं यूपी से और 63 लाख के अराउंड यहाँ पे बिहार से लोग माइग्रेट किए हैं टू अदर स्टेट्स फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट निमास इज लोकेटेड एट। आपको बताना है राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इसलिए मैंने आपके लिए इंक्लूड किया। देखिए द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ये प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन माउंटेन रेस्क्यू, माउंटेनियरिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स। और ये फ्रेंड्स इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा और लोकेटेड है दिरांग में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो चेस बोर्ड होता है इसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स चेस बोर्ड में जो होते हैं ना टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे 8 बॉक्सेस होते हैं और इधर भी 8 स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जो कि कंप्लीटली यहाँ पे बनाते हैं टोटल 64 स्क्वायर्स। राइट, अगला क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे पार्ट 3 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो फ्रेंड्स ये 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं और ये दिए गए हैं पार्ट 3 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बात आई है फ्रेंड्स पार्ट्स की, तो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है पूरे पार्ट्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है। पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट की। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। पार्ट 4A भी है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स पार्ट 9, यहाँ पे पंचायत की बात की गई है। राइट, आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट याद रखना है पार्ट 10 जो कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। नेक्स्ट पार्ट 15 जो कि इलेक्शंस की बात करता है। पार्ट यहाँ पे देखिए 11 जो कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बताता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी भी आपको साथ में याद रखना है। और देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स भी गिवन है, कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट किस आर्टिकल में मेंशन है। राइट, तो फ्रेंड्स ये एक कंप्लीट लिस्ट है जो आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रेंड्स ये स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से और एंड होता है 31 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। तो हरियाणक वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा डायनेस्टी फ्रेंड्स इसके जो फाउंडर रहे हैं ये रहे हैं बिंबिसार। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिंबिसार को फ्रेंड्स यहाँ पे श्रेणिका के नाम से भी जाना जाता था। इनका अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए तो ये श्रेणिका थे। ये फाउंडर थे हरियाणा डायनेस्टी के।
इसके अलावा फ्रेंड्स इनके बेटे थे अजात शत्रु, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर रही हूँ, अजात शत्रु इनके बेटे थे। तो इन्होंने अपने फादर को किल करके जो गद्दी है हासिल की थी, और इन्हें कुनिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनका अदर नेम है कुनिका। और अजात शत्रु के टाइम पर ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो देखने को मिली थी राजगृह में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। फिर अजात शत्रु के बेटे देखिए, सबसे पहले बिंबिसार, इसके बाद आए अजात शत्रु, फिर अजात शत्रु के बेटे थे यहाँ पे उदयन, ठीक है। तो उदयन जो है अजात शत्रु के बेटे थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था, राइट। तो ये है फ्रेंड्स हरियाणा डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। तो किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ठीक है, द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। एक समय में कितना इम्पोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ना, इसके बीच के डिफरेंस को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर डिड जॉनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लाउरी proposed the fundamental concept of acid and bases। तो एसिड एंड बेसिस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, इसको आपको बताना है कि जॉन्स निकोलस और मार्टिन लाउरी के द्वारा कब यहाँ पे दिया गया था। तो ये इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था 1923 में। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आयोनिक थ्योरी ऑफ एसिड बेसिस ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया गया था अरेनियस के द्वारा, ठीक है। अरेनियस ने आयोनिक थ्योरी दी थी। इसके अलावा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस या फिर प्रोटॉन थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए, प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड बेसिस, तो ये लोगों ने दी थी ब्रॉन्स्टेड एंड मार्टिन ने। इसके अलावा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस ये किसने दिया था, तो ये दिया था गिलबर्ट ल्यूइस ने। ये इन्होंने 1923 में ही दिया था। तो आई होप आपको ये क्लियर है। ये 3 थ्योरीज हैं एसिड एंड बेसिस के, जो आपको याद रखने हैं, आयनिक थ्योरी, प्रोटॉन थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है फ्रेंड्स www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको देखिए 550 प्लस 1 लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स लास्ट 6 मंथ्स का जो पीडीएफ है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैन से जून का, और ईयरली पीडीएफ भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज करना है फ्रेंड्स, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारे इंडिया का, ये पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये पूरा गोंडवाना लैंड है, और ये इंडिया आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से ये सेपरेट होके बाहर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स वुड एंथ्रासिन डिजॉल्व इजीली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। आपको बताना है इनमें से किस द्रव में एंथ्रासिन आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको एंथ्रासिन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए एंथ्रासिन ये होता है फ्रेंड्स इनसॉल्यूबल, ये वाटर में डिजॉल्व होता ही नहीं है, बट ये कुछ यहाँ पे ऐसे लिक्विड्स हैं जिसमें ये डिजॉल्व हो जाता है। तो कौन से वो लिक्विड्स हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए कार्बन डाइसल्फाइड है जिसमें ये अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये सॉल्यूबल होता है इथेनॉल में, मेथनॉल में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में और कुछ अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है एथेनॉल, मेथनॉल, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन में कौन सा गिवन है, बेंजीन आप देख रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एंथ्रासिन एक ऐसा लिक्विड होता है या फिर ऐसा केमिकल है जो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, बट कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये डिजॉल्व होता है, लाइक बेंजीन, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन द ईयर। तो भारतीय संविधान का जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किस वर्ष पारित किया गया है। फ्रेंड्स इसको पारित किया गया है 1976 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 42nd यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में।
देखिए द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसको एमरजेंसी पीरियड के टाइम पे पारित किया गया था। 1975 से 77 ये एमरजेंसी पीरियड था, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था उस टाइम पे इसे पास किया गया। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे क्या मेजर चेंजेस हुए थे उनके बारे में बात करें तो प्रेम्बल में कुछ न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इसके अलावा एडेड अ न्यू पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यहाँ पे पार्ट 4A को इंक्लूड किया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे इंडियन सिटीजन्स की, इसको इंक्लूड किया गया। और ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? ये आर्टिकल 51A में गिवन है। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्रिटिश कोलोनल इज रिमेंबर्ड एज बचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है? तो यहाँ पे बचर ऑफ यहाँ पे अमृतसर जो है ये कहा जाता है फ्रेंड्स रेजिनाल्ड डायर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो ये कब हुआ है? ये हुआ है अप्रैल 13, 1919 को। तो ये बैसाखी का दिन था, जहाँ पे जो है काफ़ी अनआर्म्ड लोगों को के ऊपर जो है गोलियां चलाई गई थी और इसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंड्स किस एक्ट की वजह से यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट था जिसको पास किया गया था, जिस वजह से यहाँ पे ये मैसेकर देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इस इंसिडेंट के बाद जो है क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने अपने नाइटहुड की जो उपाधि है इसे छोड़ दिया था या त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो है अपने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और साथ में महात्मा गांधी ने अपना जो टाइटल था कैसर-ए-हिंद का, ये भी यहाँ पे त्याग दिया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। एक तो आपको ईयर जो है, ईयर विथ डेट याद रखें, जो कि है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट नाइटहुड किसने त्यागी थी ये पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कैसर-ए-हिंद ये टाइटल किसने छोड़ा था, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और जो एक्ट है रॉलेट एक्ट, तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो 2011 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इस टाइम फ्रेंड्स इंडियन जो क्रिकेट टीम थी इसकी कैप्टन हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार? तो इनमें से कौन से ऐसा तारा होता है जैसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो पोल स्टार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है फ्रेंड्स नॉर्थ स्टार को। तो ये जो नॉर्थ स्टार होता है ये नॉर्थ पोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइनिंग में, इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो हिल लोकेटेड है ये है पटकाई बम हिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, जो कि कवर करता है असम, मणिपुर, मेघालय, नेक्स्ट मिज़ोरम और नागालैंड। तो ये पूरा जो रेंज है ये सारे स्टेट्स को कवर करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित अवधि में के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कितने टाइम के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो लोकसभा का टर्म होता है फ्रेंड्स, इसको 1 ईयर एट अ टाइम इंक्रीज़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी की बात आई है तो इमरजेंसी के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होते हैं, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में। नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 352 में मेंशन है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल 356 में मेंशन है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा आफ्टर द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स। तो उस मुगल सम्राट की पहचान कीजिए जिसे अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के बाद
शेष जीवन आगरा में कैद करना पड़ा था? तो ये मुगल एम्परर हैं फ्रेंड्स शाहजहां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिटेल में डिस्कस करें तो इन 1657 इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल प्रेसिपिटेटिंग अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन अमंग हिज 4 सन्स दारा शिको, मुराद बख्श, शाह सुजा एंड औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए इन चारों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो इसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की जीत हुई। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था एज एम्परर 1658 में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शाहजहां को आगरा फोर्ट में उनके डेथ तक जो है इम्प्रिजन करके रखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विथ बोनालू। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू से जुड़ा हुआ है? तो बोनालू से एसोसिएटेड है तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ देखिए तेलंगाना से फ्रेंड्स एक और फेस्टिवल है जो कि है बतुकम्मा। ओके, बतुकम्मा एंड बोनालू। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पोंगल। केरला से है फ्रेंड्स ओनम एंड विशु। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट और गेम्स इज द टर्म बुल्स आई यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुल्स आई इस वर्ड का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स शूटिंग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो शूटिंग से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे हम वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए शूटिंग से एक होता है रिकॉइल, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैलिबर, ट्रिगर कंट्रोल, इसके अलावा स्टांस। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि शूटिंग गेम में यूज़ किए जाते हैं। खो खो की बात कर ले तो यहाँ पे चेज़र, पोल, इसके अलावा लॉबी, फाउल, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं खो खो में। कबड्डी में देखिए रेड, कैंट, टैकल, इसके अलावा बोनस लाइन, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि कबड्डी में यूज़ होते हैं। ऑल आउट, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स कबड्डी के हो गए। चेस से बात करें तो चेकमेट, चेकमेट हो गया, या फिर ब्लंडर, गैम्बिट जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, गैम्बिट, एंड गेम, कैसलिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो फ्रेंड्स यूज़ होते हैं चेस में। राइट, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम एंड तिलाना आर रेगुलर पैटर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अलारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिलाना भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसका नियमित पैटर्न है? तो ये देखा जाता है फ्रेंड्स भरतनाट्यम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भरतनाट्यम की बात करें तो ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। सत्रिया क्लासिकल डांस है असम का। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुरी फ्रेंड्स मणिपुर का क्लासिकल डांस है। बाकी बात करें यहाँ पे कथकली की, कथकली और मोहिनीअट्टम। ओके, मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ से हैं? ये दोनों केरला। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी, ये है उड़ीसा का। तो ये सारे हैं फ्रेंड्स क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको बताना है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है ऑप्शन कि द प्रिंसिपल आर जस्टिसिएबल। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरिश रिपब्लिक। तो इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस। करेक्ट है। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रैटिफाइड इन द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे सेशन में यहाँ पे इसे रैटिफाई किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अगस्त 1942 में जो है ना महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे
ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी और इसे जो है रेटिफाई किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असमीज आर्टिस्ट वॉज नोन एज शुद्धकांता। तो कौन से असमीय कलाकार है जिन्हें शुद्धकांता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जाना जाता है भूपेन हजारिका को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूपेन हजारिका फ्रेंड्स, इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है 2019 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। भारत रत्न दिया गया है इन्हें 2019 में। किस फील्ड में? म्यूजिक के फील्ड में। अगला क्वेश्चन, कालिदास वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ। तो कालिदास किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ये फेमस कोर्ट पोएट हुआ करते थे चंद्रगुप्त II के टाइम पर। तो इनकी एक फेमस वर्क भी है फ्रेंड्स जिसका नाम है यहाँ पे देखिए मेघदूत। ठीक है, मेघदूत ये इनके द्वारा लिखा गया है। कालिदास के अलावा फ्रेंड्स आर्यभट्ट, ये भी किसके कोर्ट में हुआ करते थे, ये भी चंद्रगुप्त II के टाइम पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त II की बात करें तो ये एक फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और इन्हें जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसको जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। तो ये है फ्रेंड्स एनिमल फार्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑरवेल के द्वारा कुछ फेमस नॉवेल्स हैं, उनको देख लेते हैं। 6 नॉवेल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। बर्मीसी डेज, अ क्लेर्गीमैन्स डॉटर, कीप द एपिडिस्ट्रा फ्लाइंग, कमिंग अप फॉर द एयर, एनिमल फार्म एंड 1984। तो ये सारे कुछ नॉवेल्स हैं जिसको जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड। तो जनसंख्या का घनत्व मानव और किसके बीच का एक कच्चा संबंध है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, है ना, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड लैंड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। तो कितने लैंड एरिया में यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट हैं, ये मतलब डिसाइड करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1904। तो वर्ष 1904 में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किया गया था चेन्नई में। देखिए चेन्नई तमिलनाडु में फ्रेंड्स 1904 में पहला सीमेंट प्लांट स्टैब्लिश किया गया। अगला क्वेश्चन, वाई आई एम एन एथीस्ट इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो देखिए ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है किस फ्रीडम फाइटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई एन इनर प्लैनेट। तो आपको बताना है इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है इनमें से इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह कौन सा है। तो इनमें से इनर प्लैनेट है फ्रेंड्स मर्क्यूरी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो इनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। फिर आप देख रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे जो हैं ये आउटर प्लैनेट्स हैं। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये एक इनर प्लैनेट है। वहीं बाकी जो 3 है फ्रेंड्स ये आउटर प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से लिए गए हैं। तो ये जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है इसको लिया गया है फ्रेंड्स यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यूएसएसआर से और क्या लिया गया है, जो 5 ईयर प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं इसको भी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फ्रेंड्स जो फंडामेंटल राइट्स है ना इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा बात करें प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल भी यूएस से लिया गया है। यूके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं फ्रेंड्स, जैसे कि बाईकैमरलिज्म, नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं ये ली गई हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करें जापान, तो प्रोसीजर टू स्टैब्लिश लॉ ये लिया गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच हड़प्पा साइट वॉज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड। तो किस हड़प्पा स्थल पर पक्का स्नान घर पाया गया था। तो ये पाया गया था फ्रेंड्स मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो की बात करें तो इसे हम माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। माउंट ऑफ डेड प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है पेव्ड बाथरूम देखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है फ्रेंड्स ये देखी गई है यूनियन टेरिटरी में। राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल लिटरेसी रेट है ये 92.928 है, और वहीं बात करें फीमेल लिटरेसी की तो ये 88.25% है। ये ओवरऑल है और ये फीमेल लिटरेसी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से नहीं जुड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, पी चिदम्बरम ये एसोसिएटेड नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसके अलावा MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और चिदम्बरम सुब्रमण्यम ये तीनों एसोसिएटेड हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये हैं नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था फ्रेंड्स 1970 में। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा यहाँ पे कुछ और ऐसे रेवोल्यूशंस हैं जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पे पहले देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है किसके लिए था, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए रेवोल्यूशन था, फूड ग्रेन के लिए। वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये था फॉर टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करें येलो रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन के लिए बात की गई। पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए था, ये ऑनियन साथ में प्रॉन्स के प्रोडक्शन के लिए रेवोल्यूशन था। नेक्स्ट बात करें गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये जूट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रेवोल्यूशन था। तो ये कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है, कलर रेवोल्यूशंस। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी दिस कैमल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन। तो हर साल फरवरी के महीने में यह ऊँट महोत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है बीकानेर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आपका अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द बुक इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है, तो इसको कंपाइल किया गया है फ्रेंड्स आनंद मठ से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आनंद मठ की बात करें तो ये एक बंगाली फिक्शन है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 1882 में। और इसी बुक में फ्रेंड्स जो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इससे ही यहाँ पे लिया गया है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गीतांजलि है ना, आपको बताना है ये गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब, 1910 में। और इन्हें जो है इस गीतांजलि के लिए जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिकेट अ फास्ट हेड हाई डिलीवरी ऑफ बॉल इज रिफर्ड टू एज। आपको बताना है फ्रेंड्स क्रिकेट में गेंद के तेज सिर से ऊपर की डिलीवरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है फ्रेंड्स बाउंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपने अभी पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हैज़ इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी, आंसर आप कमेंट करके बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ड्यूरिंग 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2011 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। तो ये दोनों हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये भी बताएं फ्रेंड्स जो यहाँ पे फाइनल मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, ये किसके बीच में खेला गया था, किन दो कंट्रीज़ के बीच में खेला गया था, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं। आई होप आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टेस्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी।
तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली यहाँ पे आपके लिए जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स का PDF लॉन्च किया गया है और साथ में लास्ट 6 मंथ्स का जो PDF है जैन टू जून का, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में ईयरली PDF भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि SSC के एग्जाम में 2023 के जो क्वेश्चन है इस ईयर वो पूछे जाएंगे, राइट। तो आपके लिए ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।